यूतो जो ना जाने कैसे एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो एक राज्य का राजा भी बन जाता है और यहाँ उसके पास काफी सारी कन्याएं भी हैं, साथ ही एक स्मार्टफोन भी जिसके जरिए वो अपनी दुनिया में मौजूद अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से बात करता है। मगर इसके बावजूद भी यूतो अपनी दुनिया में वापस लौटना चाहता है। क्या यूतो ऐसा कर पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर यूतो को देखते हैं जो कि एक बैटल के बारे में सोचकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि वो बैटल उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और तभी उसके पास फेलिसिया नाम की एक लड़की आती है जो कि उसकी बहन थी और साथ ही एक एनहरजार भी। दोस्तों, एनहरजार उन वॉरियर्स को कहते हैं जो मैजिक का यूज कर सकते हैं या फिर उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद हमें सीधा वो सीन दिखाया जाता है जब यूतो अपनी आर्मी को लीड कर रहा था और यहाँ यूतो हॉर्न क्लैन के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है। और दोस्तों, हॉर्न क्लैन के पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और बहुत ही एडवांस लेवल के वेपन्स भी होते हैं। दूसरी ओर यूतो के पास स्टील वेपन्स होते हैं जो दुश्मन की सेना के पास नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, यूतो के पास एक फॉर्मेशन होती है जिसका नाम होता है फैलेंक्स। अब यूतो जानता था कि फैलेंक्स फॉर्मेशन उसने इन्वेंट नहीं की है, बल्कि हकीकत में इस फॉर्मेशन को बनाने वाले थे अलेक्जेंडर द ग्रेट और ओदा नोबुनागा। यूतो कहता है कि वो बस यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, जिसके बाद यूतो सोचने लगता है कि उसे इस दुनिया में आए 2 साल गुजर चुके हैं और इस नई दुनिया का नाम होता है यग्द्रासिल। और दोस्तों, इस दुनिया में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए भी मार देते हैं। और ये अजनबी दुनिया जहाँ शुरुआत में आने पर यूतो को इस दुनिया की भाषा तक नहीं आती थी, लेकिन इस वक्त वो वुल्फ क्लैन का पैट्रियार्च बन चुका है। पैट्रियार्च मतलब राजा। लेकिन अब तभी अचानक इन दोनों के ऊपर तीरों की बारिश होने लगती है, लेकिन फेलिसिया बहुत ही आसानी से अपने मैजिक से इस हमले को रोक लेती है। पर यहाँ पर यूतो को अपनी एक बेटी सिगरुन की चिंता होने लगती है। सो यहाँ फेलिसिया यूतो को समझाते हुए कहती है कि सिगरुन वुल्फ क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है और फेलिसिया का ये कहना बिल्कुल सही था। थोड़ी देर बाद इनके पास एक खबर आती है कि सिगरुन ने हॉर्न क्लैन के कमांडर को हरा दिया है। इसके बाद यूतो सिगरुन से मिलता है और वो उससे कहता है कि तुमने हमारी दुश्मन सेना के कमांडर को हराया है, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। तो यहाँ सिगरुन यूतो से बस एक चीज मांगती है, यूतो का प्यार। सिगरुन के लिए यूतो का प्यार ही उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है और यहाँ यूतो उसका सिर सहलाकर उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता है। इसके बाद यूतो हॉर्न क्लैन की मैट्रियार्च लीना से मिलता है और बिना अपनी बात को घुमाए फिराए वो उससे डायरेक्टली पूछता है, क्या तुम मेरी बेटी बनने को राजी हो? मगर लीना इसके लिए साफ तौर पर मना कर देती है क्योंकि उसके लिए वुल्फ क्लैन सिर्फ कुत्ते होते हैं। लीना की ये बात सुन फेलिसिया और सिगरुन उस पर गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन यूतो उन्हें तुरंत चुप करवा देता है। इसके बाद वो लीना को एक और ऑफर देता है, चलो ऐसा करो, तुम मेरी छोटी बहन बन जाओ। लेकिन एक बार फिर से लीना उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। यूतो उसे धमकी देता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी हॉर्न सिटी को वैन सिटी की तरह ही पूरी तरह से खाक कर दूंगा। और अब ये बात सुन लीना डर जाती है और फिर वो इस डर की वजह से ही यूतो की छोटी बहन बनने को राजी हो जाती है। अब ये मीटिंग खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि यूतो काफी थक चुका है और अब फेलिसिया उससे कहती है, तुम मुझे जरा भी उस शख्स की तरह नहीं लगते जो इतनी छोटी सी वजह के लिए पूरे राज्य को चला देगा कि एक लड़की उसकी बहन बनने से इनकार कर दे। अब यूतो पर वो शक करने लगते हैं कि क्या सच में वैन सिटी चलाने का आदेश इसी ने दिया था। लेकिन तभी यूतो तुरंत कहता है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, क्योंकि कई बार ऐसी खतरनाक अफवाहें हमारे दुश्मन को डरा देती हैं, जिससे फिर खून खराबा कम होता है। इसके बाद यूतो अपने होम टाउन लौटने का फैसला करता है और अब वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि सभी लोग यूतो की इस जीत पर उसे बधाई दे रहे थे। लेकिन रास्ते में उसके 2 अंकल्स जो वुल्फ क्लैन के मेंबर्स होते हैं वो उसे रोक लेते हैं। पर यूतो को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो थोड़ी जल्दी में था। पर उसके वो दोनों अंकल कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए? तुम हमें ऐसे अनदेखा करके नहीं जा सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेलिसिया अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनका ध्यान भटका देती है, जिससे यूतो को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। और इसके बाद अब टेम्पल पहुंचकर यूतो यहाँ अपना फोन निकालता है और ये फोन दूसरी दुनिया से यूतो के साथ ही आ गया था। अब वो इस फोन से मित्सुकी को कॉल करता है जो कि हमारे यूतो की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। और दोस्तों, यूतो दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर मित्सुकी को कॉल करता है। यूतो उसे बताता है
कि अब तक मुझे अपनी दुनिया में वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला है, लेकिन मैं लगातार कोशिश किए जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि फेलिसिया दूर से यूतो की ये बातें सुन रही थी। अब इसके बाद रात में सोते वक्त भी यूतो चैन से नहीं सो पाता। अचानक ही यूतो के दिमाग में एक थॉट आता है कि शायद याग्द्रासिल एक अलग दुनिया है ही नहीं, ये अर्थ ही है, मगर सदियों पुराना। यहाँ के टूल्स और कल्चर देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 1300 से 2000 बीसी के बीच का जमाना है। और मैं इस बात पर और भी ज्यादा श्योर हूँ, क्योंकि इस दुनिया के स्टार्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यूतो के दुनिया के हैं। यूतो कहता है, मैं जानता हूँ कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन मुझे यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि फेलिसिया यूतो से रोटर स्टोन के बारे में बात कर रही थी, और इसी स्टोन की मदद से ये लोग हर दिन फ्रेश ब्रेड बना पाते हैं। लेकिन इसका असली क्रेडिट जाता है यूतो के फोन को, जहाँ से वो ये सारी नॉलेज निकालता है। लेकिन इसके बाद ब्रेकफास्ट के दौरान यूतो वेपन्स की बात करता है, और इसके बाद वो उस सेरेमनी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वेपन्स बनवाने के लिए वो ब्लैक स्मिथ इनग्रिड के पास जाता है। और दोस्तों, इनग्रिड यूतो को मन ही मन में पसंद करती थी। अब यहाँ यूतो बताता है कि हॉर्न क्लैन की मैट्रियार्च यानी कि शासक लीना अब उसकी छोटी बहन बनने वाली है, तो अब शायद उन्हें हॉर्न क्लैन के वेपन्स की टेक्नोलॉजी मिल सकती है। इसके बाद हमें उस सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रीस्ट एलेक्सिस इस रिचुअल को ऑफिशियली बनाता है। यूतो के जरिए यहाँ हमें पता चलता है कि इस दुनिया में जो क्लैंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओथ रिचुअल परफॉर्म करते हैं, और ऐसा करके वो एक दूसरे के सिबलिंग या बच्चे बन जाते हैं, यानी कि दो क्लैंस एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। और यूतो हमेशा ऐसा ही करता है, वो अपने दुश्मन को हराकर उसे अपने परिवार का एक हिस्सा बना लेता है, जिससे धीरे धीरे इनका वुल्फ क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। और यूतो के सफर में ये उसका एक और कदम है, जिससे वो किसी दिन अपने घर यानी कि अपनी दुनिया में वापस लौट सके। अब सेरेमनी के बाद लीना अचानक ही यूतो से बात करती है और उससे एक रिक्वेस्ट करती है, प्लीज तुम हॉर्न क्लैन के लोगों के साथ भी उतने ही अच्छे से पेश आना जितना तुम वुल्फ क्लैन के लोगों के साथ आते हो। यूतो उससे प्यार से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हॉर्न क्लैन के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से बिहेव करूंगा, साथ ही मैं तुम्हारा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आखिर अब तुम मेरी प्यारी छोटी बहन जो हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूतो की छोटी बहन बनने के बाद लीना खुश होती है, लेकिन तभी फेलिसिया वहां आकर बताती है कि अभी अभी हमें फोर्ट हॉर्न से एक मैसेंजर पिजन आया है। ये बात सुन यूतो थोड़ा परेशान हो जाता है, और इसके बाद वो अपने क्लैन के सभी लोगों के साथ एक मीटिंग रखता है। वहाँ पे अब वो सभी को बताता है, इस वक्त सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई है। आज से 4 दिन पहले वेस्ट के सबसे बड़े क्लैंस में से एक हूफ क्लैन ने हॉर्न नेशन पर हमला करके उनका बॉर्डर फोर्ट यानी कि उनका बंदरगाह अपने कब्जे में कर लिया है। और हमें जो खबर मिली है उसके अनुसार हूफ क्लैन के पास तकरीबन 10,000 सोल्जर्स हैं। हॉर्न क्लैन के सोल्जर्स हमसे लड़ने की वजह से पहले से ही बहुत ज्यादा थके हुए हैं। इसके अलावा लीना भी अपने राज्य में इस वक्त मौजूद नहीं है, यानी कि दुश्मन के लिए ये एक परफेक्ट टाइम है लीना के राज्य पर हमला करने का। अब यूतो की बात सुन हॉर्न क्लैन के कुछ मेंबर्स कहते हैं, मुझे तो लगता है कि हमें हॉर्न क्लैन को तबाह हो जाने देना चाहिए, आखिर वो हमारे दुश्मन जो हैं। और यूतो, तुम्हें भी इन चीजों पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अभी काफी छोटे हो। मगर ये बातें सुन यूतो को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम सब चुप रहो, मैं यहाँ ये आदेश देता हूँ कि हम हॉर्न क्लैन को बचाएंगे चाहे कुछ हो जाए। और यूतो की ये बात सुन लीना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूतो का आदेश मिलने के बाद सिग्रन अपनी आर्मी के साथ हूफ क्लैन के कैंप पर अचानक ही अटैक कर देती है। और अचानक हुए इस हमले की वजह से दुश्मन का लीडर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही वो ये देख भी हैरान होता है कि आखिर कैसे सिग्रन घोड़े पर होने के बावजूद भी इतने इफेक्टिवली अटैक्स कर रही है। अब इससे पहले कि दुश्मन का ये लीडर इस सिचुएशन को समझकर कोई रणनीति बना पाता, सिग्रन और उसके सोल्जर्स अचानक ही फुल स्पीड के साथ वहां से भाग जाते हैं, जो देख दुश्मन का ये लीडर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन लीना को ये न्यूज मिलती है कि हूफ आर्मी की रातों की नींद उड़ चुकी है, जिससे लीना ये बात समझ जाती है कि सिग्रन एक कमाल की वॉरियर है, क्योंकि सिग्रन ने इतनी जल्दी हूफ क्लैन के पैट्रियार्च इनबी को हरा दिया है। दोस्तों, इनबी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था जो एल्फ्रेम पर राज करता था। लीना को याद आता है जब यूतो ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो हॉर्न राज्य वापस जाए और वहाँ अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करे। उसके बाद हम करंट टाइम पर वापस आते हैं, जहाँ यूतो हॉर्न राज्य पहुँचता है
और लीना से दुश्मन की सिचुएशन के बारे में पूछता है। लीना उसे बताती है कि दुश्मन इनसे बस कुछ ही घंटे की दूरी पर है। ये सुनकर यूतो अपनी आर्मी से कहता है, सभी लोग पहले खाना खा लो और चाहो तो तुम सब थोड़ी शराब भी पी सकते हो। ये बात सुन लीना हैरान होकर पूछती है, युद्ध से पहले ये सब करना क्या सही रहेगा? यूतो बड़े आराम से कहता है, रिलैक्स रहो और आराम से पेट भर के खाना खाओ ताकि तुम्हें लड़ने की ताकत मिलेगी, क्योंकि इस वक्त ये सभी सोल्जर्स काफी थके हुए हैं और पेट भर खाना खाने के बाद ही इनकी ताकत वापस आएगी। साथ ही वो लीना को ये भी बताता है कि वो पहले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए सिग्रन को भेज चुका है। दूसरी ओर हम हुफ क्लैन के शासक इनबी को देखते हैं, जो इस बात से परेशान था कि उसने और उसकी सेना ने पिछली 3 रातों से ढंग से सोया नहीं है, क्योंकि सिग्रन की आर्मी उन पर हर रात अटैक करने आती है और जब भी ये लोग थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं तभी अचानक उन पर अटैक हो जाता है। जिसके बाद एक आदमी इनबी को आकर बताता है कि उनके ऊपर यूतो की मेन आर्मी ने सामने से धावा बोल दिया है। दूसरी ओर सिग्रन अपनी आर्मी के साथ जंगल के अंदर छुपी हुई थी और यूतो फ्रंट से अपनी सेना के साथ सब कुछ देख रहा था। दोस्तों, यहाँ पर दुश्मन की सेना बहुत बुरी तरह से थकी हुई थी। ये देख इनबी आदेश देता है कि अपने वॉर कैरियर्स फ्लैंक्स पर भेज दो, मैं खुद इस बैटल को खत्म करूंगा। दूसरी ओर यूतो युद्ध के दौरान लीना और फेलिसिया से एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा था। वो कहता है, हमारा दुश्मन जरूर से फैलेंक्स फॉर्मेशन की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और हम पर फ्लैंक्स से अटैक करेगा, पर तुम बस उसे थोड़ी देर संभाले रहना, बाकी सब मैं देख लूंगा। लीना को थोड़ा डर लगता है जब वो इनबी की प्रेजेंस को देखती है। इनबी बिल्कुल एक डीमन जैसा लग रहा था। हम देखते हैं कि इनबी यूतो की सेना को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगता है और ये देखकर लीना के पसीने छूट जाते हैं। वो डरते हुए कहती है, प्लीज मुझे बचाइए बिग ब्रदर। इनबी पहले तो बहुत खुश होता है, लेकिन इसके बाद वो देखता है कि सिग्रन अपनी सेना के साथ उसकी सेना के सामने आ जाती है। इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ पर इनबी अचानक ही सिग्रन पर हमला करके उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद तो सिग्रन बिल्कुल लाचार हो जाती है और इसके बाद इनबी अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक सिग्रन अपनी कटाना निकालकर इनबी के भाले को एक ही बार में तोड़ देती है और फिर इनबी पर एक पावरफुल अटैक करती है। इनबी अपने खंजर से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसका खंजर टूट जाता है और वो वहीं मारा जाता है और इसी तरह सिग्रन इस लड़ाई को जीत जाती है। युद्ध खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि यूतो इन मोहतरमाओं के साथ नहा रहा होता है, पर उसे वहाँ बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन अगले ही पल में वहाँ लीना भी आ जाती है और इसके बाद वो यूतो के पास आकर उससे कहती है, प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए। सो फेलिसिया उससे कहती है, तुम्हें अचानक ही यूतो से ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले तुम्हें उसकी पीठ साफ करनी चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि लीना यूतो की पीठ साफ करने लगती है, पर यूतो को यहाँ बहुत शर्म आ रही थी। तभी सिग्रन और फेलिसिया इस बात पर बहस करने लगती हैं कि लीना के बाद यूतो की पीठ उनमें से कौन साफ करेगा, पर यूतो कहता है, मेरा नहाना हो गया है। अब अगले सीन में एक जगह शांति से बैठकर अब लीना यूतो को पूरी बात बताती है कि अगर यूतो लीना से शादी कर लेता है तब वो वुल्फ और हॉर्न दोनों क्लैंस का अकेला राजा बन जाएगा, यानी कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये ऑफर इतना ज्यादा बड़ा होता है कि यूतो लीना से डायरेक्टली पूछ लेता है, तुम्हें हमसे इसके बदले में क्या चाहिए? और अब लीना इन्हें पूरी सच्चाई बताती है। दोस्तों, इस दुनिया में पैट्रियार्च और मैट्रियार्च जनरेशन से नहीं बनते, यानी कि राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, बल्कि इस दुनिया में ताकत और एबिलिटीज मायने रखती हैं। लेकिन जो लीना थी उसके पिता एक राजा थे, इसीलिए वो अगली राजा बनी। लेकिन असल में लीना के पास एक राजा बनने की काबिलियत नहीं थी, ना उसमें ताकत थी और ना ही कोई एबिलिटी। लीना की बातें सुन सब दंग रह जाती हैं। यूतो पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये बात हमें बतानी चाहिए थी? क्योंकि अगर ये बात सभी लोगों के सामने आ गई तब तुम अपनी पोजीशन खो दोगी। लेकिन लीना कहती है, मैं तुम्हें अपना राज्य सौंपना चाहती हूँ। मेरे पिता मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे अपना वारिस बना दिया। लीना बताती है कि वो शुरुआत से ही यूतो के जैसा एक पावरफुल लीडर बनना चाहती थी। लीना ने हमेशा अपने पिता के प्यार और उनके सपनों को प्रोटेक्ट करना चाहा, लेकिन अब वो अपने तन और मन के साथ यूतो को सर्व करना चाहती है और इसीलिए लीना फिर से यूतो के साथ शादी करने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन यूतो कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि उसे यहाँ क्या जवाब देना चाहिए। तभी फेलिसिया बोलती है, ये सब कुछ बहुत ही अचानक हो रहा है। यूतो भी फेलिसिया की बात से सहमति जताता है। इसके बाद ये बात लीना को भी समझ आ जाती है और फिर यूतो कहता है,
हमें कुछ भी इतना जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। पहले हमें तुम्हारे क्लैन के बाकी लोगों से भी इस मुद्दे पर बात कर लेनी चाहिए। अब अगले सीन में यूतो लीना के प्रपोजल को लेकर फेलिसिया से बात करता है और वो उससे साफ तौर पर ये कह देता है कि वो इस तरह से रिश्ते नहीं बनाना चाहता, भले ही ये वुल्फ क्लैन के लिए कितना ही फायदेमंद क्यों ना हो। लेकिन फेलिसिया इस शादी के आइडिया को सपोर्ट करती है क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि अचानक ही किसी दिन यूतो उसके सामने से कहीं गायब हो जाएगा। फेलिसिया की ये बात सुन यूतो उससे माफी मांगता है क्योंकि पिछले 2 सालों में फेलिसिया ने यूतो की बहुत ज्यादा मदद की है और अगर वो फेलिसिया को बिना बताए ही इस दुनिया से चला गया तो ये उसके लिए बहुत ही गलत होगा। यूतो कहता है, फेलिसिया तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यूतो की ये बात सुन फेलिसिया इमोशनल हो जाती है और वो फैसला करती है कि अब वो यूतो और लीना की शादी नहीं होने देगी। और इसके बाद ये दोनों ऐसे ही कैजुअली बातें करने लगते हैं। फिर यहाँ सीन बदलता है और हमें एक नया बंदा दिखाया जाता है जो मंदिर के पुजारी एलेक्सिस के साथ आता है और ये यहाँ यूतो से मिलने आया है। अगले सीन में हम 2 जुड़वा बहनों को देखते हैं जिनके बीच का हमें प्यार नजर आ रहा था। देखो मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, इसीलिए पूछना भी मत। देखो यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है। एक बहन को जुकाम है, इसीलिए दूसरी बहन उसे गले लगाकर उसका जुकाम दूर कर रही है। अब इसके बाद हम यूतो को देखते हैं जो कि शायद कोई प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना के बाद सभी लोग खान पान करते हैं। यूतो भी खाना खाना शुरू करता है। लीना उसी के पास बैठी हुई थी। वो यूतो को अपने हॉर्न क्लैन का स्वादिष्ट खाना खिलाना चाहती थी और जब वो उसे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है तभी एक ताऊ ये देख कहते हैं, वाह मियाँ बीबी का रिश्ता तो देखो, इन महाशय का नाम रेसमस है। तभी यूतो के पास फेलिसिया आकर उससे कुछ कहती है और इसके बाद यूतो फेलिसिया को अपने करीब कर लेता है। ये देख लीना जेलस होते हुए कहती है, देखिए यूतो महाशय, आप दूसरी लड़कियों के साथ मजे कर सकते हैं और आप पति तो सिर्फ मेरे हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ एलेक्सिस के साथ वही बंदा आता है और दोस्तों ये होता है लाइटनिंग क्लैन का पैट्रियार्च जो पूरे नॉर्दर्न वेनामेर पर राज करता है और इसका नाम है ईस्टर्न बोर। दोस्तों ये यहाँ पर यूतो की जीतों पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आया होता है क्योंकि अब तक यूतो ने जितने भी युद्ध लड़े थे उन सभी में उसने जीत हासिल की है। पर यूतो के हॉर्न वॉरियर्स उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ईस्टर्न ने हॉर्न क्लैन के पिछले पैट्रियार्च को मार दिया था। एलेक्सिस तुरंत उन लोगों को समझाता है, मैं एस्गारूर एम्पायर का प्रीस्ट हूँ और यहाँ पर ईस्टर्न मेरे मेहमान बन के आए हैं। मगर यहाँ रेसमस उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। मगर अगले ही पल में ईस्टर्न रेसमस के करीब आ जाता है अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड का यूज करके और फिर वो अपनी एक ही उंगली से उसकी तलवार भी तोड़ देता है। ये देख यूतो हैरान हो जाता है। अब लीना यहाँ ईस्टर्न की एबिलिटी के बारे में बताती है। एलिर एक यूनिक रूम जो डिवाइन पावर को डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में बदल देता है और उसके हाथों और पैरों में भी मैजिन होरो रियून है, मतलब कि ईस्टर्न एक ट्विन रून्स का एनार्ड है और पूरे नासिल में ऐसे 3 से भी कम लोग हैं। ईस्टर्न के बारे में ये सब जानने के बाद भी यूतो उससे डरता नहीं बल्कि उसे तो उस पर गुस्सा आ रहा था और यही देख ईस्टर्न यूतो से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगा और फिर वो यहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद यूतो कहता है, वो काफी अजीब है और बहुत ताकतवर भी। अब यहाँ से जाते हुए एलेक्सिस कहता है, तो अब क्या आप हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उस बंदे से लड़ने का मजा लेना चाहता हूँ। अब इसके बाद 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और यूतो ने अब तक मित्सुकी को कांटेक्ट नहीं किया होता और इसके बाद जब वो उसे कॉल करता है तब मित्सुकी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। यूतो उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि अब यहाँ पर चारों ओर शांति का माहौल है और लड़ने के लिए अब कोई वॉर नहीं बची है। अब इसके बाद अगले दिन यूतो फेलिसिया के साथ अपने राज्य की पेट्रोलिंग पर जाता है और यहाँ यूतो देखता है कि मार्केट में उसके बनाए हुए पेपर्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं और ये देख फेलिसिया कहती है कि ये सब यूतो के बनाए पेपर्स की वजह से है। अब मर्चेंट्स दूसरे देशों में भी ये पेपर्स बेच रहे हैं और इनके राज्य की इकोनॉमी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। लेकिन इसी दौरान अचानक ही यूतो की नजर कुछ स्लेव ट्रेडर्स पर जाती है जो एक माँ और बेटी को बेच रहे थे। ये देखकर यूतो को अपने दिल में उन लोगों के लिए दर्द महसूस होता है। उसे उन दोनों पर तरस आ जाता है और इसके बाद वो उन दोनों को खरीद लेता है। डर की वजह से कांप रही माँ और बेटी को यूतो तसल्ली देता है कि अब वो दोनों सुरक्षित हैं और इसके बाद वो अपने एक सोल्जर को ये हुक्म देता है कि वो इन दोनों को उसके चैम्बर में ले जाएं। कुछ देर बाद वहाँ पर सिग्रन आकर यूतो को बताती है कि क्लो क्लैन के कुछ मैसेंजर्स उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन अचानक ही बिना इजाजत के वहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती हैं और ये दोनों होती हैं वही जुड़वा बहनें एल्बर्टीना और क्रिस्टीना।
और ये दोनों आपस में हर वक्त लड़ती रहती हैं और क्रिस छोटी छोटी बातों पर हर एक गलती का कसूरवार अपनी बहन एल्बर्टीना को ठहरा देती है। क्रिस्टीना यहाँ पर अपने आप को क्लॉकलैंड के पैट्रियार्च की असली बेटी बताती है, जबकि एल्बर्टीना उसकी बड़ी बहन होती है। और इसके बाद वो यूतो से कहती है, हमारे पैट्रियार्च बॉटबिट ने हमें एक आदेश दिया है और उसी आती है, जबकि एल्बर्टीना उसकी बड़ी बहन होती है। और इसके बाद वो यूतो से कहती है, हमारे पैट्रियार्च बॉटबिट ने हमें एक आदेश दिया है और उसी आदेश अनुसार हम यहाँ आए हैं यूतो से शादी करने। ये बात सुन यूतो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करते हुए वो कहता है, तुम दोनों ऐसे ही यहाँ पर आकर शादी का ऐलान नहीं कर सकती, इस वक्त तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद फेलिसिया इस मुद्दे को लेकर यूतो के साथ कुछ बात करती है, लेकिन दोनों लड़कियाँ उनकी बात सुन लेती हैं और कहती हैं कि यूतो तो बड़ा बदतमीज है। लेकिन फिर फेलिसिया कहती है कि अगर यहाँ पर ये दोनों हियरिंग के लिए आई हैं, तब हम इस वक्त इन दोनों को यहाँ से नहीं निकाल सकते। क्रिस्टीना यूतो से पूछती है कि क्या वो इनसे शादी करने के लिए इसीलिए मना कर रहा है क्योंकि उसका प्लान हॉर्न क्लैन की मैट्रियार्च से शादी करने का है। इनकी ये बातें सुन यूतो को इस बात का तो एहसास हो जाता है कि ये दोनों काफी जानकार हैं, साथ ही ये दोनों वैन मैसाकैरे की सच्चाई भी जानती हैं। और ये देख यूतो को समझ आता है कि इन दोनों की जानकारी इकट्ठा करने की एबिलिटी कमाल की है। क्रिस्टीना यहाँ पर ये क्लियर कर देती है कि वो यूतो से शादी नहीं करना चाहती, ना ही वो उसकी रखेल बनना चाहती है, बल्कि वो तो सिर्फ यूतो की काबिलियत देखना चाहती है। और फिर ये दोनों उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि इस वक्त उन दोनों के पास उनका स्वर्ण फादर नहीं है और इसीलिए वो यूतो को अपना पिता बना सकती हैं। यूतो को उन दोनों पर शक होता है कि वो दोनों कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही हैं, पर अचानक ही उसके जहन में ईस्टर्न आता है, जिसके बाद वो इन दोनों की बात मान लेता है। लेकिन यहाँ वो इन दोनों के सामने एक शर्त रखता है कि तुम दोनों को मुझे अपनी अपनी काबिलियत दिखानी होगी। इसके बाद सीन बदलता है और हम लीना को देखते हैं, जो एक अजीब सा सपना देखने के बाद अचानक ही जाग जाती है। तभी वहाँ एक गार्ड आकर लीना को बताता है कि यूतो जल्द ही गिम्बल इंस्पेक्शन के लिए इनके यहाँ आने वाला है। और ये बात सुनते ही लीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये उसके पास एक बहुत ही अच्छा मौका होगा जब वो यूतो के साथ और भी ज्यादा वक्त बिता सकती है। दूसरी ओर हम यूतो को देखते हैं, जो अपनी कैरेज में ट्रेवल कर रहा होता है, जहाँ ये ट्विन सिस्टर्स यूतो के साथ ही राइड कर रही होती हैं। क्रिस्टीना अपनी रूम यानी कि पावर का यूज करके हवा को कैंसिल कर देती है और एल्बर्टीना का हैबरड्यून तेज हवा क्रिएट करके उनकी स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। और इसी वजह से वो सभी बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ बहुत ही जल्दी गिम्बल पहुंच जाते हैं। गिम्बल पहुंचकर यूतो सबसे पहले ओलोफ से मिलता है और ओलोफ से यूतो को ये जानने को मिलता है कि इस जगह की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। ये सुन यूतो क्रॉप रोटेशन सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात करता है ताकि इस राज्य की खेतीबाड़ी और इकोनॉमी दोनों सुधर सके। इसके बाद यूतो क्रॉप रोटेशन सिस्टम का आइडिया लेकर गिम्बल आता है। दोस्तों, क्रॉप रोटेशन सिस्टम फार्मिंग का एक नया तरीका है जिसमें खेतों को खाली नहीं छोड़ना पड़ता और इसके जरिए कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये राज्य पहले हॉर्न क्लैन के कब्जे में था और यहाँ के लोग अब तक अपना पुराना दर्द नहीं भूल पाए हैं। इसीलिए उन लोगों को डायरेक्ट ये ऑर्डर दे देना कि वो अपना खेती बाड़ी का तरीका बदल लें, ये यूतो को पसंद नहीं आता। और तभी हम लीना को देखते हैं, जो यूतो को देखने के लिए गिम्बल आ चुकी थी। अब इसके बाद लीना यूतो से मिलती है और वो तुरंत ही उससे शादी करने वाली बात यूतो को याद दिलाती है। लेकिन जो ट्विन सिस्टर्स होती हैं, वो इस बात को लेकर लीना के साथ लड़ना शुरू कर देती हैं। इसके बाद लीना डायरेक्टली लोगों से मिलती है और फिर उन्हें क्रॉप रोटेशन सिस्टम समझाती है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि इस सिस्टम को लेकर राज्य के लोगों से इन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और इसी तरह सब मिलकर फार्मिंग का प्लान बना लेते हैं। अब इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि लीना अचानक ही यूतो के कमरे में चली जाती है और वहाँ आते ही वो डायरेक्टली अपने कपड़े उतारने लगती है और इसके बाद वो यूतो को अपना बनाने की कोशिश करती है। यूतो यहाँ कुछ पल के लिए बिल्कुल दंग रह जाता है, लेकिन फिर अगले ही पल में वो लीना को खुद से दूर हटाता है और फिर वो उसे बताता है कि वो पहले से ही एक लड़की से प्यार करता है और वो अपने प्यार को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। मगर लीना कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी दूसरी पत्नी भी बना लो तब मैं इसके लिए भी राजी हूँ। मगर यूतो उसे समझाता है कि उसकी दुनिया में ऐसा नहीं होता और अब वो लीना को सब सच बता देता है। मैं एक अलग दुनिया से आया हूँ, यानी कि लगभग हजारों साल फ्यूचर से, और मैं जरूर से किसी न किसी दिन वापस अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा।
क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो उसी दुनिया में है। ये बात सुन लीना को बहुत जलन होती है और वो यूतो से पूछती है, अगर तुम अपनी दुनिया में वापस चले गए तब इस दुनिया में सब कुछ कौन संभालेगा? यूतो कहता है, मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया की सारी जिम्मेदारी तुम संभालो। मगर लीना कहती है कि वो इस लायक नहीं है, वो कभी भी अपने पिता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। यूतो लीना से कहता है, तुम में उतनी ही काबिलियत है जितनी की मुझ में, और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आखिर तुम मेरी बहन हो। लेकिन तभी अचानक इनकी बातों के बीच में यहाँ क्रिस्टीना आ जाती है और यूतो को एक अर्जेंट न्यूज देती है। उसके कुछ ही देर बाद वहाँ फेलिसिया भी आ जाती है और बताती है कि रायु अब जंग की तैयारी कर रहा है और अभी कुछ देर पहले ही एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। क्रिस्टीना बताती है कि व्यापारियों के हिसाब से रायु बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में हथियार खरीद रहा है जो वो वुल्फ्स के खिलाफ यूज करने वाला है। क्रिस्टीना सजेस्ट करती है कि वो खुद जाकर इस बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी, मगर यूतो कहता है, नहीं, ये तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी क्रिस्टीना इन लोगों को अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाती है, जहां वो एल्बर्टीना के साथ मिलकर एक आदमी को पल भर में ही कैप्चर कर लेती है। वो कहती है कि भले से ही हम डायरेक्ट कॉम्बैट में इतने ताकतवर ना हो, लेकिन एक असैसिन और कंपेनियन के रूप में मेरी बहन एल्बर्टीना बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। इनकी काबिलियत देखकर यूतो का भरोसा इन पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि ये दुश्मन के राज्य में जाकर जरूरत पड़ने पर वहाँ पर आराम से कुछ गार्ड्स को तो खत्म कर ही देंगी। यूतो उन्हें रायो भेजने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी क्रिस्टीना कहती है, अगर हम अपना ये मिशन पूरा कर लेते हैं तब हम यूतो से एक ओथ लेना चाहेंगे, यानी कि ये दोनों ऐसा करके यूतो की बेटियां बनना चाहती हैं। अब इसके बाद ये लोग एक रिवर के पास जाते हैं और वहाँ पर फेलिसिया यूतो को समझाती है कि ये लगार रिवर उनके और लाइटनिंग नेशन के बीच का बॉर्डर है। ये जान यूतो एक नया प्लान बनाता है और लीना से कहता है, मुझे इस प्लान को अंजाम देने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी लीना, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। इसके बाद एक और मीटिंग होती है और यहाँ फेलिसिया बताती है कि स्टेन के पेट्रियार्च बनने के बाद से अब तक लाइटनिंग नेशन एक भी लड़ाई नहीं हारा है, मगर उनका आर्मी सिस्टम बहुत ही सिंपल है, ना कोई अनोखे हथियार और ना कोई अनोखी रणनीति और ना ही कोई चाल, बस उनकी सिर्फ एक रणनीति है, सीधा सामने से वार करना। मगर हर बार सामने से वार करने के बावजूद भी उनके सोल्जर्स इतने ज्यादा काबिल हैं कि वो हर बार जीतते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आइंस्टीन, या जिसे स्टीनबर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वो हमेशा फ्रंट लाइन से लड़ता है। उसकी ताकत और हिम्मत अपने आप में ही एक अलग लेवल की है। आगे फेलिसिया ये भी बताती है कि लाइटनिंग नेशन के पास एनार्ड जैसा वॉरियर है और यूतो के पास भी कुछ महान वॉरियर्स होते हैं, जैसे सिग्रुन, द मैनागर्म और एक एंशिएंट वॉरियर स्कैपियर। लेकिन सिर्फ इनके होने की वजह से ही ये जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइटनिंग नेशन की जीत का सबसे बड़ा कारण स्टेनबर्ग खुद है। करीब 7 साल पहले जब लाइटनिंग और सेरपेंट्स की लड़ाई हुई थी, तब सिर्फ 13 साल के स्टेनबर्ग ने अकेले ही एक पूरे फोर्ट को तोड़ दिया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सोल्जर्स थे। उसने अकेले ही सिर्फ अपनी ताकत के बलबूते पर गेट तोड़ दिया था और हजारों को भी मार गिराया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद यूतो कहता है, ये बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी है, क्योंकि असली बहादुरी हमेशा प्लान के साथ होती है और स्टेनबर्ग बस अपनी ताकत पर ही अंधा विश्वास करता है। अब इसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब स्टेनबर्ग अपने 8000 सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार था। दूर से क्रिस्टीना ये सब देख रही थी और वो तुरंत इन सब की जानकारी एक कबूतर के जरिए यूतो के पास पहुंचा देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दो नेशंस युद्ध भूमि में आमने सामने टकराते हैं। स्टेनबर्ग के साथ उसका बेटा हाल्फी और उसका भाई विंग होता है, जो स्टेनबर्ग को समझाते हैं कि उसे फिलहाल पीछे ही रहना चाहिए, क्योंकि वो यूतो की रणनीति पर भरोसा नहीं करते। इसके बाद आखिरकार युद्ध शुरू होता है, लेकिन स्टेनबर्ग की सेना तुरंत ही यूतो के क्रॉसबो की लोहे की तीरों के सामने हारने लगती है और फिर यूतो के सैनिकों की फैलेंक्स फॉर्मेशन उन्हें रोक देती है। यूतो मन में सोचता है कि अब तक ये सब कुछ कितना ज्यादा आसान लग रहा है, जबकि हुफ क्लैन का कमांडर इससे ज्यादा टफ था। मगर इसके साथ ही यूतो ये भी समझता था कि लाइटनिंग क्लैन के स्ट्रेटजिक बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं, इसीलिए यूतो स्टेनबर्ग की सेना को काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं देगा और इसी वजह से यूतो सिग्नल देता है ताकि सिग्रुन अपनी सेना की टुकड़ी के साथ हमला बोल दे।
और दोस्तों ये यूतो की एक बहुत ही खास चाल है जहाँ पर फेलेंक्स फॉर्मेशन दुश्मन को रोकेगी और सिग्नोन की सेना उन्हें चारों ओर से घेर लेगी। और फिर होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी ओर से दुश्मन अपनी आर्मी को भेजता है और उनका लीडर होता है हाल्फी। लेकिन लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि हाल्फी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और सिग्रुन उसे वहां हरा देती है। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही हाल्फी को खत्म करने वाली होती है तभी वहां स्टेनबर्ग खुद आ जाता है और वो वहां आते ही सिग्रुन पर अटैक करने लगता है और स्टेनबर्ग का हर एक हमला सिग्रुन को उसकी ताकत का एहसास दिलाता और स्टेनबर्ग की ताकत के सामने आखिरकार मजबूर होकर सिग्रुन को अपनी सेना के साथ पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद स्टेनबर्ग सीधा यूतो की ओर बढ़ता है। यूतो को अपनी फेलेंक्स फॉर्मेशन पर पूरा यकीन होता है पर देता है। स्टेनबर्ग ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो उस सिल्वर हेयर वाली लड़की यानी कि सिग्रुन से भी ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन स्कैबियर कहता है मुझे लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये कहकर वो अपने सैनिकों को पीछे हटने का ऑर्डर दे देता है। इसके साथ ही वो लाइटनिंग नेशन के सैनिकों को समझाता है कि इस वक्त उनके पैरों के नीचे यानी कि जमीन पर इतना ज्यादा लोहा पड़ा है कि अगर वो उसे जमा कर लेते हैं और बेच देते हैं तब उन्हें अपनी जिंदगी में कभी भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्कैबियर की ये बात सुन उन लोगों का ध्यान थोड़ा भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर स्कैबियर अपनी सेना को सुरक्षित पीछे की ओर ले आता है। दूसरी ओर हाल्फी स्टेनबर्ग को शांत रहने को कहता है और सजेस्ट करता है कि अब विंग उनका पीछा करेगा और स्टेनबर्ग भी इस बात की इजाजत दे देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद स्टेनबर्ग को ये खबर मिलती है कि स्कैबियर के साथ एक ड्यूल में विंग की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर स्टेनबर्ग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने ही बेटे हाल्फी को जोर से मार देता है क्योंकि उसने ही स्टेनबर्ग को ये सलाह दी थी कि विंग स्कैबियर से जाकर लड़े। लेकिन आखिर में स्टेनबर्ग ये फैसला करता है कि वो वुल्फ क्लैन के सभी लोगों को मार के अपने भाई की मौत का बदला लेगा और ये कहकर स्टेनबर्ग उनका पीछा करने लगता है। और इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगती और स्टेनबर्ग जल्द ही यूतो की सेना तक पहुंच जाता है जो कि एक नदी को पार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक स्टेनबर्ग के सामने स्कैबियर आ जाता है और इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और जब दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं तब स्टेनबर्ग को ये समझ आता है कि स्कैबियर उसके अटैक की पावर को कम करके बस एक तरह से उसके अटैक्स को डॉच कर रहा है। लेकिन जब स्कैबियर देखता है कि उसकी सेना नदी को पार कर चुकी है तब वो भी स्टेनबर्ग को इग्नोर करके नदी को पार करके अपनी सेना के पास पहुंच जाता है। लेकिन ये सब देखने के बाद स्टेनबर्ग को चैन नहीं पड़ता और फिर वो तुरंत ऑर्डर देता है कि अब उसकी सेना भी इस नदी को पार करेगी। यूतो अपने सोल्जर्स को ये आदेश देता है कि वो दुश्मन की सेना को नदी पार करने दें। दोस्तों यूतो की स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल होती है, हारने का नाटक करके अपने दुश्मन को एक जाल में फंसा देना। अब इसके बाद स्टेनबर्ग सबसे पहले नदी पार करने लगता है पर तभी अचानक उस पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन वो उनसे किसी तरह से बच जाता है। लेकिन अगले ही पल में वो फिर से चौंक जाता है क्योंकि अब उसे चारों ओर से घेर लिया गया था यूतो के 7 वॉरियर्स के द्वारा। इन वॉरियर्स में शामिल हैं कैवर, सिग्रुन, फेलिसिया और हॉर्न क्लैन के 4 तीरंदाज। और इसके बाद ये सब मिलकर स्टेनबर्ग पर लगातार हमले करने लगते हैं। इसी वजह से अब स्टेनबर्ग गुस्से में अपनी मस्कुलर पावर रिलीज करता है और फिर एक पावरफुल हैमर अटैक से सिग्रुन की तलवार को वो हवा में उड़ा देता है। लेकिन ये सब भी यूतो की एक स्ट्रेटजी थी। सिग्रुन और बाकी के सोल्जर्स स्टेनबर्ग को थोड़ी देर रोककर वापस पीछे हट जाते हैं और इसके बाद अब स्टेनबर्ग को सबसे बड़ा झटका लगता है। एक बहुत ही विशाल सुनामी नदी से निकलती है और वो स्टेनबर्ग और उसकी सेना को अपने साथ बहा ले जाती है। और दोस्तों यही असल में यूतो का मास्टर प्लान था। असल में लीना ने एक डैम बनाकर रिवर के पानी को रोका हुआ था और जब दुश्मन अपनी सेना के साथ नदी पार करने के लिए आया तभी लीना ने पानी छोड़ दिया। यूतो इस स्ट्रेटजी का नाम रिवर वे स्ट्रेटजी रखता है जो उसने जापान के एक पुराने जनरल शियानो से सीखी थी। दूसरी ओर हम स्टेनबर्ग को देखते हैं जो सुनामी में फंसने के बावजूद भी अभी भी जिंदा होता है। लेकिन हाँ, वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका है, उसकी कई हड्डियां टूट चुकी हैं और अब वो यहाँ ये मान लेता है कि वो यूतो से हार चुका है। अगले सीन में हम यूतो को मित्सुकी के साथ बात करते हुए देखते हैं जहाँ मित्सुकी कहती है कि मुझे युद्ध की वजह से तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम ठीक तो हो ना? यूतो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर इसके बाद मित्सुकी पूछती है कि तुम वापस कब आओगे? यू कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो वक्त कब आएगा, पर मैं वादा करता हूँ मैं वो वक्त जरूर लाऊंगा।
मैं तुम्हारे पास लौटकर वापस जरूर आऊंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यूतो इनग्रिड को क्रिस्टल ग्लास बनाना सिखा रहा होता है, मगर जो इनग्रिड होती है वो इस वक्त मन ही मन में यूतो के साथ अजीब सी रोमांटिक फैंटेसीज बना रही थी। और फिर इसके बाद यूतो का बेटा जॉर्गन एक मीटिंग अरेंज करता है सभी लड़कियों के साथ, और इन लड़कियों में एफिया भी होती है जो पहले यूतो की जान बचा चुकी है, और क्योंकि यूतो उसकी काफी रिस्पेक्ट करता है इसीलिए उसे भी इस ग्रुप में शामिल किया गया है। जॉर्गन उन सबको सजेस्ट करता है कि हमें यूतो के लिए एक छोटी सी ट्रिप रखनी चाहिए ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके, क्योंकि काम का इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से यूतो की तबीयत भी बिगड़ सकती है। वैसे यूतो के साथ वक्त बिताकर इन लड़कियों को भी मौका मिलेगा कि वो यूतो की फेवरेट बनने की कोशिश कर सकें। सभी लड़कियां काफी जोश में आ जाती हैं। उनके आइडिया के हिसाब से वो सब यूतो को माउंट एस्से के हॉट स्प्रिंग में ले जाने का प्लान बनाती हैं। फिर इसके बाद वो सभी अपनी ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मस्त रिलैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद सिचुएशन तब थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है जब ट्विन सिस्टर्स भी वहां आ जाती हैं, और फिर कुछ ही देर बाद सभी लड़कियां बिना इनवाइट के पूल में घुस जाती हैं। यूतो यहाँ बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो तो यहाँ अकेला नहाना चाहता था, लेकिन अब उसके आसपास बहुत सारी कन्याएं होती हैं। दोस्तों, ये सारी लड़कियां यूतो को रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती थी और उसे सर्व करना चाहती थी, लेकिन इसके बाद सिचुएशन थोड़ी और ज्यादा स्पाइसी और एम्बैरेसिंग तब हो जाती है जब यूतो यहाँ घबराने लगता है। इसके बाद सभी लड़कियां यूतो से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि वो तो बस यूतो का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। यूतो भी उनकी बात मानने के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ इस ट्रिप के दौरान ही तुम लोगों की सर्विस एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन इसके बाद फिर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इसके बाद सभी लड़कियां मिलकर उसे नहलाने लगती हैं, और ऐसी सिचुएशंस होने की वजह से आखिरकार यूतो इतना ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है कि वो बेहोशी हो जाता है। अब इसके बाद रात के वक्त सभी लोग यूतो से इसकी वजह से माफी मांगते हैं। सो अब यूतो यहाँ कहता है, मैं तुम लोगों की ऐसी सर्विस फिर कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, एक शर्त पर मैं तुम्हारी इस सर्विस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ जब तुम हर वक्त कपड़े पहन कर रखो और मुझसे थोड़ी दूरी भी बनाए रखो। सभी लड़कियाँ यूतो की बात मान लेती हैं, लेकिन फिर भी वो यूतो की मसाज करने के लिए आगे बढ़ती हैं, जिससे पहले से ऑकवर्ड सिचुएशन अब और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर इसके बाद सभी लोग यूतो के साथ किंगडम वापस लौट आते हैं। यहाँ पर उन्हें ऑफिशियली कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है, क्योंकि अब 2 नए मेंबर्स फैमिली का हिस्सा बन चुके थे, क्रिस्टीना और एल्बर्टीना, जो यूतो की बेटियां बन चुकी हैं। इसके बाद यूतो के पास लीना आती है और वो यूतो को बधाई देती है क्योंकि उसने क्रिस्टीना और एल्बर्टीना को अपनी बेटी बना लिया है। साथ ही वो ये भी बताती है कि स्टेनबर्ग किसी तरह से जिंदा बच गया है। अब इसके बाद सिग्रुन इनग्रिड के पास आती है ताकि वो एक नई कटाना ले सके, क्योंकि उसके पहले वाली कटाना स्टेनबर्ग से फाइट के दौरान खो गई थी। यहाँ सिग्रुन काफी ज्यादा उदास भी थी क्योंकि वो खोई हुई कटाना सिग्रुन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो कटाना उसे यूतो ने दी थी। लेकिन इसके बाद उसके चेहरे पर खुशी वापस लौट आती है जब यूतो वहाँ पर आके उसे वही खोई हुई तलवार वापस दे देता है। दरअसल वो कटाना खोने के बाद एक मर्चेंट को मिल गई थी और वो मर्चेंट इन ट्विन सिस्टर्स की सेरेमनी में आया हुआ था। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि यूतो के द्वारा बनाए गए क्रिस्टल वेसल्स कंप्लीट हो गए हैं और इनके जरिए वुल्फ क्लैन को अब और भी ज्यादा अमीर बनने का मौका मिल रहा है। मगर यूतो परेशान होता है क्योंकि उसके पास यहाँ पर एजुकेटेड लोग नहीं होते जो पैसे का सही से इस्तेमाल करके इनके राज्य को और भी बेहतर बना सकें। और इसी बीच एक छोटा सा इंसिडेंट भी होता है जब एफिया गलती से यूतो के ऊपर पानी गिरा देती है। यूतो इस बात को इग्नोर करके एफिया को शांत करता है और उसे एक कैंडी देता है। इसके बाद वो उससे दूर एक दुकान पर लिखा साइन पढ़ने को बोलता है और सरप्राइजिंगली वो उसे आसानी से पढ़ लेती है। ये देखकर यूतो के दिमाग में एक बड़ा आइडिया आता है कंपलसरी एजुकेशन का। यूतो का प्लान ये होता है कि 7 से 15 साल के सभी बच्चों को पढ़ाया जाए और ऐसा करके उसे पैसे के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सब कुछ फ्री होगा। टीचर्स, बुक्स, बिल्डिंग्स, हर एक चीज का खर्चा वुल्फ क्लैन खुद करेगा। इस एजुकेशन में लगने वाला पैसा उन क्रिस्टल ग्लासेस से आएगा जो वो बना रहे हैं। यूतो ये बात मानता है कि अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल में इसका फल वुल्फ क्लैन को जरूर मिलेगा। ये सुनकर फेलिसिया समझ जाती है कि यूतो अपना फ्यूचर प्लान कर रहा है ताकि अगर वो खुद यहाँ पर नहीं भी होगा तब भी उसके बिना वुल्फ क्लैन सारी चीजें आसानी से कर लेगा।
साथ ही उस पर कोई मुसीबत भी नहीं आएगी। और इसके बाद फेलिसिया के जहन में कुछ बातें आती हैं और इस वजह से वो यहाँ उदास हो जाती है। तो क्या सच में यूं तो ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा? तो फिर इतनी सारी लड़कियों का क्या होगा? ये जानेंगे हम अगले